करप्शन के भी बड़े इल्ज़ामात हैं यहाँ पर। तो पहला इलेक्शन जो आपने जीता वो कैसे जीता? तो इल्ज़ाम लगाते हैं कि आप नॉन प्रैक्टिसिंग वकील। उस लोग थे जिनको आपने प्यार से ख़रीदा, वो आपको छोड़ के चले गए। इलीगल चैम्बर्स उन्होंने बनाने शुरू कर दिए जिसपे कि डिस्ट्रिक्ट बार का राइट था। और इस प्रोफेशन के साथ साथ क्या आप और भी कोई बिजनेस करते हैं? क्या उस 4-5 करोड़ 22 करोड़ लगा के 4-5 करोड़ रुपया मेरा बनता है वहाँ पे करना, अपना मुंह काला करना? आपसे बार बार हिसाब मांगते हैं, आप देते ही नहीं है साहब। उनके कहने का क्या है, वो जो मर्जी कह सकते। वो नेगेटिव प्रोपेगेंडा करने में ताकतवर हैं, वो फॉल्स एलिगेशन लगाने में ताकतवर हैं। तब बस बाग दिखाए गए थे ना, उनको मैंने इंप्लीमेंट करवा दिया। जो तो वो बिल्डिंग बना के तो बार को बिल्कुल सिफर पे उन्होंने कर दिया भट्टी साहब ने। किसी भी चीज़ का एक पेपर, एक फाइल, एक रिकॉर्ड, एक भी कागज़ नहीं है। भट्टी साहब ने भी कुछ किया तो बताएं। यहाँ पे बेईमानी हुई है चैम्बर्स की अलॉटमेंट में, बैलेटिंग में। जिसने हिस्सा लिया है प्रॉफिट्स में वो बता सकता है। वो तो रजीम आपकी किसे आपके सारे तो फिर आप ही बता कह रहे हैं जो उससे 1 करोड़ रुपया कम पे मैं आपको ये चैम्बर तमदीद करके दूंगा। सदर बार को कैसे FIR डालेगी? हमारा एक सवाल सॉरी रह गया है, वो जजों पे आप काम नहीं करते, आपको फैसला तक नहीं पढ़ना आता, आप किस तरह प्रैक्टिस करते हैं? आप मैंने जजों से कोई हाउसिंग सोसाइटी मंजूर नहीं करवाई, जजों से कह के नाजायज़ कब्जे नहीं करवाए। ख्वाजा आसिफ साहब का फ़ोन करवाएंगे दोबारा? अस्सलाम वालेकुम जी। कचहरी की गर्मा गर्म सियासत पर आज बड़ा ही गर्मा गर्म प्रोग्राम हम आपकी खिदमत में हाजिर करने जा रहे हैं। पर्सनालिटी तो आप देख ही रहे हैं जिनके साथ हम आज गुफ्तगू का आगाज करेंगे। बड़े ही इन पर इल्जामात की बौछार हुई। मेरे साथ सदर बार आसिम दियो साहब मौजूद हैं, हम उनके साथ बाकायदा गुफ्तगू का आगाज करते हैं। अस्सलाम वालेकुम आसिम भाई। जी वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है? अल्लाह का शुक्र। अच्छा, हमने आपसे पहले एक सदर के उम्मीदवार हैं मकसूद अहमद भट्टी, आपके 2016 में बार के सदर भी रह चुके हैं, उनका हमने इंटरव्यू किया। उन्होंने बड़े ही इल्ज़ामात लगाए आप पर। आपने वो इंटरव्यू देखा? जी मैंने उसके कुछ पार्ट्स देखे हैं इंटरव्यू के। ठीक है, तो उस हवाले से अगर बात कर लें तो आप ये बताएंगे कि करप्शन के भी बड़े इल्ज़ामात हैं यहाँ पर। तो पहला इलेक्शन जो आपने जीता वो कैसे जीता? सर वो भी उस इंटरव्यू में इल्ज़ाम है कि मैंने वकला के ज़मीर ख़रीदे, 7 से 8 करोड़ रुपया लगाया, रिश्वत भी दी। रिश्वत भी दी। तो मेरे लिए इंतहाई काबिल एहतराम है मकसूद अहमद भट्टी साहब, सीनियर बार मेंबर भी हैं। मैं तो सबसे पहले इस बात पे हैरान हूँ कि मैं वकला की डिग्निटी के लिए फ़ाइट कर रहा हूँ। हाँ मैंने लोगों को ख़रीदा है लेकिन अपने प्यार से, अपनी मोहब्बत से ख़रीदा है। लोगों के दिलों में मैं घुसा हूँ लेकिन अपने प्यार से और अपनी मोहब्बत से घुसा हूँ। लास्ट टाइम जब आपने इलेक्शन कंटेस्ट किया, आपको कितनी देर हो गई थी प्रैक्टिस करते हुए? मुझे तकरीबन कोई मेरा ख्याल है 12-13 साल। सियालकोट में प्रैक्टिस करते हैं आप? सियालकोट में भी और लाहौर में भी। मतलब वो तो इल्ज़ाम लगाते हैं कि आप नॉन प्रैक्टिसिंग वकील हैं। नॉन प्रैक्टिसिंग और प्रैक्टिसिंग का जो क्राइटेरिया है ना, वो तय करना है पंजाब बार कौंसिल ने। जी जी। पंजाब बार कौंसिल के लिए जो उनका एनरोल्ड मेंबर है वो प्रैक्टिसिंग है। इसके अलावा प्रैक्टिस का जो क्राइटेरिया है इलेक्शन के लिए पूरा करने के लिए वो मेरा पूरा है। अच्छा, यहाँ पे आपने पहली दफ़ा जब इलेक्शन लड़ा, जी कॉन्टेस्ट किया, तो आपका कैसा लोगों के साथ प्यार मोहब्बत था? कि आप कह रहे हैं कि प्यार मोहब्बत के साथ खरीदा, लेकिन उन्होंने कहा कि रिश्वत देकर खरीदा, उनके ज़मीर खरीदे। मैं तो प्यार मोहब्बत से ख़रीदा। अब अगर वो अपनी कम्युनिटी को बदनाम करना चाहें, अपनी कम्युनिटी पे इल्ज़ाम लगाना चाहें, अपनी कम्युनिटी को ज़मीर फरोश कहना चाहें, सिर्फ अपने एक मुखालिफ कैंडिडेट को गंदा करने के लिए ये भूल जाएं कि दूसरी साइड पे एक बंदे को कह रहे हैं ज़मीर ख़रीद रहा है और दूसरी साइड पे ख़रीदे किन के जा रहे हैं, वो हमारी कम्युनिटी है। तो इस तरह की ज़मीर फरोशी का इल्ज़ाम अपनी कम्युनिटी पे लगाएं तो मैं तो उस बात को शदीद कंडेम करता हूँ। अपनी पूरी कोशिश की कम्युनिटी को प्यार देने की, उनको इज़्ज़त देने की, उनको रिस्पेक्ट देने की, और उन अपने इलेक्शन जीतने के बाद भी उनकी इज़्ज़त और उनकी रिस्पेक्ट के लिए दिन रात काम किया। मतलब किस तरह का काम किया कि आपके इतने ज़्यादा जो क्लोज लोग थे जिनको आपने प्यार से ख़रीदा, वो आपको छोड़ के चले गए? नहीं, हमसे दोस्तों का इजाफा हुआ है। मैं एक चीज़ लेके आया था, असूल की लेके आया था, सियासत कह लें या असूल पे बना था। तो मैंने जब मेरिट पे काम किया तो जो चंद दोस्त थे जो शायद अपने मुफादात के लिए मेरे साथ थे, जब उनको वो उस मेरिट की जद में आए, क्योंकि आते ही 5 से 7 दिन के बाद मेरे कुछ दोस्त थे जिन्होंने कोशिश की कि वो दे स्टार्टेड बिल्डिंग इलीगल चैम्बर्स उन्होंने बनाने शुरू कर दिए जिसपे कि डिस्ट्रिक्ट बार का राइट था। और ना सिर्फ ये था कि डिस्ट्रिक्ट बार का राइट था, बल्कि पिछली रजीम ने फैसला भी दिया हुआ था कि वहाँ पे कोई उस फ्लोर पे चैम्बर नहीं बनेगा। जब उनके ज़ाती मुफादात को ठेस पहुँची तो वो नाराज़ हो गए। तो बेसिकली मेरे साथ जो भी
जितने भी दोस्त थोड़े बहुत नाराज़ हुए हैं वो जो बहुत थोड़े से हैं, और उनके बदले में बहुत से दोस्त आए भी हैं। जैसे भी रिसेंटली कल अगर ऐसी मैं बात करूं तो बहुत से दोस्त जो उनके साथ थे, ख्वाजा शुएब साहब, उन्होंने मेरिट देखा है, उनके बहुत ज़्यादा एसोसिएट्स हैं जो मुझे छोड़ के गए हैं, उनसे ज़्यादा एसोसिएट्स ख्वाजा शुएब साहब के हैं। मुझे भी दोस्तों की और मुफाद परस्तों का फ़र्क पता चल गया है, तो इंशाल्लाह ताला इसीलिए मैं दोबारा भी आ रहा हूँ कि इस बार को जो चीज़ें रह गई हैं या जो मेरी करने की ख्वाहिश थी मैं नहीं कर पाया, मैं अल्लाह का नाम लेके मैंने दोबारा छलांग लगाई है। इंशाल्लाह लोगों ने मौका दिया, अल्लाह की ज़ात ने करम किया, तो मैं पूरी कोशिश करूँगा। मज़ीद क्या आपकी ख्वाहिशात थी जो पूरी नहीं हो सकी 1 साल में? यार इसमें कुछ ऐसी चीज़ें थी जो मैं करना चाह रहा था, जैसे कि मैं कुछ वकला के लिए, जो यंग वकला है हमारे, उनके लिए मैं बहुत से सेमिनार्स करवाना चाह रहा था कि उनके लिए मैं जो जुडिशरी के वो तो डेवलपमेंट के तो है ही हैं, मेरा प्लान में है कि उनके लिए जो लीगल डेवलपमेंट कोर्सेज़ हैं वो करवाए जाएं, जो प्रैक्टिकल लॉ है उसके ऊपर सेमिनार्स करवाए जाएं, बड़े बड़े जो लाहौर स्टाइल पे वहाँ से कोई सबक जजेस बुला के या जैसे भी जो अच्छे लोग इनको एक्सप्लेन कर सकें टीचर्स, तो वो मेरा प्लान है। और इंशाल्लाह ताला इसके अलावा इनके लिए ये है कि कुछ एकेडमिक सेशंस इनके लिए करवाए जाएँ जिसमें इनको जुडिशियल एग्ज़ाम्स की जो है वो प्रेपरेशंस करवाई जाएँ, और इस तरह के जो फर्दर एजुकेशनल डेवलपमेंट कैंप्स लगाए। इस प्रोफेशन के साथ साथ क्या आप और भी कोई बिजनेस करते हैं? बेसिकली वो कोई भी नया बिज़नेस करना, कोई डिफरेंट बिज़नेस करना, उसमें कोई जुर्म तो है नहीं है। मेरी फैमिली बिज़नेस करती है, लेकिन मैं ज़ाती तौर पे मैं ना तो पाकिस्तान में किसी कंपनी में हूँ, लीगल कंपनीज़ के अलावा, ये मैंने लास्ट टाइम भी किया था, बताया था। ज़ाती तौर के ऊपर मैं ना तो किसी कंपनी का मेंबर हूँ या डायरेक्टर हूँ या ऐसी कोई चीज़ नहीं। प्रॉपर्टी वगैरह का काम नहीं करते आप? प्रॉपर्टी में मैं सिर्फ इन्वेस्ट करता हूँ, वो भी मैं उस तरह नहीं करता इन्वेस्ट के जो पर्सनल कैपेसिटी में, जैसे आप अपने लिए कुछ प्लॉट्स खरीद लें या घर खरीद लें, ज़ाती कैपेसिटी में। मतलब लास्ट टाइम आपका 7-8 करोड़ रुपया खर्च नहीं था हुआ इलेक्शन पे? ये मैं फिगर्स बताना नहीं चाहूँगा। ये एक माहौल करने के लिए, दोस्तों को इकट्ठा करने के लिए, एक इलेक्शन का माहौल बनाने के लिए जो भी सिलसिलाकार होता है वो दोस्त, चाय पानी खाने, गैदरिंग्स, वो चलती रहती हैं। करोड़ रुपए लगाना ये बिजनेस में लगाया जाए तो समझ आती है कि यार यहाँ से इनपुट करेंगे तो आउटपुट मिलेगा, तो यहाँ से सर मैं यहाँ से क्या आउटपुट चाहिए? यहाँ से लोगों की मोहब्बत चाहिए। अब आपने तो सवाल नहीं किया, लेकिन चले मैं आपको यहाँ पे ये बताऊँगा कि मैंने जो भी उनका इंटरव्यू के ग्लिम्स देखे हैं, अभी मैंने सुने हैं, उसमें मैंने यही अंदाज़ा लगाया कि एक तरफ तो वो कह रहे हैं कि 7-8 करोड़ रुपया इसने पिछले इलेक्शन में लगाया है और इस साल शायद इससे भी ज़्यादा लगाएगा, जी, तो वो तकरीबन 18 करोड़ हो गया। अगले दिन मैंने हिसाब दिया है कि ये तो वो है जो कि ज़मीन ख़रीदने के लिए उनके बकौल लगाया है। जी। इसके अलावा अगले दिन मैंने एक हिसाब दिया है कि 2 करोड़ 32 लाख रुपया मैंने डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन सियालकोट को अपनी पॉकेट से दिया। ये मैंने टैक्स बार की बिल्डिंग में खड़े होकर इस सारा हिसाब दिया, और ऑब्वियसली ये मेरी वाइफ की या मेरे भाई की रिटर्न में रिफ्लेक्ट भी करता है, हमने वहीं से पैसे दिए हैं। तो एक तरफ तो ये लोग कह रहे हैं 18 करोड़ वो हो गया, 2.5 करोड़ ये हो गया, 23-24 करोड़ रुपया हो गया। एक तरफ तो ये कहते हैं कि पैसे लगाता है, लोगों के ज़मीर खरीदता है। दूसरी तरफ ये कहते हैं कि इसने करप्शन कर लिया 3-4 करोड़ रुपए की। अब जो बंदा अगर उनके बकौल ही अगर 20-22 करोड़ रुपया मैंने लगाया है, तो आप मुझे बताएं कि 22 करोड़ लगा के मुझे 3-4 करोड़ रुपए की करप्शन की ज़रूरत है? ये मेरा आवाम से भी एक सवाल है कि उनके मुताबिक 4-5 करोड़ रुपए की अगर मैंने करप्शन की है, और उसमें भी ज़ाहिर है बाकी भी स्टेक होल्डर्स होंगे, मैं अकेला तो नहीं हो सकता, ज़ाहिर है पूरी एक हमारी रजीम थी, तो क्या उस 4-5 करोड़ 22 करोड़ लगा के 4-5 करोड़ रुपया मेरा बनता है वहाँ पे करना, अपना मुंह काला करना? तो मैंने तो इंतहाई ईमानदारी से काम किया। जो चैम्बर्स का इल्ज़ाम लगता है, अगर मैं इल्ज़ामात की बात करूं, वो सवाल आपने मुझे करने की अभी जो है ना टाइम नहीं दिया। मैं आपको उसका प्रॉपरली सवाल ये था कि उन्होंने फरमाया था कि आपने 22 करोड़ पल्ले से नहीं लगाया, आपने वकला के पैसे वकला पे लगाए, और वकला के जितने पैसे जमा हुए वो तकरीबन 24-25 करोड़ रुपया था। उसमें से चैम्बर्स पे कितने पैसे लगे आपने जो चैम्बर्स बनवाए हैं? जी, जो चैम्बर्स बनवाए हैं उसका अगले दिन सेक्रेटरी साहब ने, हमने रिपोर्ट भी बार में शाया कर दी है। लेकिन वो तो कहते थे कि आपसे बार बार हिसाब मांगते हैं, आप देते ही नहीं है साहब। उनके कहने का क्या है, वो जो मर्जी कह सकते हैं। भी दायर की थी उन्होंने, वो तो कुछ भी कर सकते हैं, वो तो उनका तो क्या है, वो तो उनका तो इलेक्शन का एजेंडा ही ये है। उनका इलेक्शन के एजेंडे 2 एजेंडे मैं आपको बता देता हूँ। पहला एजेंडा ये है, जो बयान करते हैं ये नहीं बताते कि उन्होंने पिछले 30 साल में क्या किया है, या जितने भी उनके टेन्योर रहे पिछले 30 साल में उसमें उन्होंने क्या किया है, वो एक ही एजेंडा बताते हैं। वो एजेंडा ये बताते हैं, हो करप्शन हो गई, करप्शन हो गई।
हालांकि वो खुद भी वकील हैं, उन्हें पता होना चाहिए कि आप करप्शन करते हैं, किसी की ज़ात पे इल्ज़ाम लगा देते हैं। आप बगैर किसी प्रूफ के कैसे इल्ज़ाम लगाते हैं? अभी तक तो कोई प्रूफ नहीं दे पाए। अगर रिट की हुई है तो रिट विद प्रूफ दें। हमने तो हर लीगल प्रोसीजर अडॉप्ट किया हुआ है, जी जी, जो भी होना चाहिए हमने तो अडॉप्ट करके ये किया। आप पिछले 30 साल का हिसाब कैसे उनसे तलब कर सकते हैं? वो पूरे 30 साल तो जितने भी सदर रहे हैं उनमें से कितने सदर तो आपके साथ भी हैं, उनसे आधा 30 साल से डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन सियालकोट में तो वो मौजूद है ना। जी जी, 30 साल से वो कह रहे हैं 30 साल तो मुझे अभी कंप्लीट हुए हैं, मुझसे पिछले 30 साल का कैसे? कहते हैं मुझे भुट्टो से भी ज्यादा ताकतवर इन्होंने बना दिया है। सर वो ताकतवर हैं, मैं तो उनकी ताकत से तो मानते हैं हम लोग, वो ताकतवर हैं। वो किस चीज़ में ताकतवर हैं वो अल्लाह ताला माफ़ी दे, मैं इस तरह की कभी बात नहीं की। वो नेगेटिव प्रोपेगेंडा करने में ताकतवर हैं, वो फॉल्स एलिगेशन लगाने में ताकतवर हैं, उनकी ताकत है ही ये। तो क्या सबसे ज्यादा खुशी किस चीज़ की होती है कि यार ये मैं सदर रहते हुए ये तो मैंने कमाल कर दिया? सर कमाल तो खैर क्या ही करना होता है, कोशिश करनी होती है कि अल्लाह की ज़ात जो है उसकी मेहरबानी हो तो काम कंप्लीट हो जाता है। मुझे बड़ी खुशी है कि मुझसे अल्लाह ताला ने इंसाफ करवाया, मुझसे मेरिट पे काम करवाया, और मैंने इसमें अपने और बेगाने की परवाह नहीं की, बल्कि मेरिट की ज़ात में ज़्यादा मेरे अपने ही आए, जो ये एज लेके कि अब हम सदर बन गए और अब हमने मेरिट की धज्जियाँ उड़ानी है। मैंने वो मेरिट की धज्जियाँ नहीं उड़ाने दी। मैंने अपने वोट लूज़ कर लिए, लेकिन अल्लाह ने उसके बदले मुझे बेताशा वोट दिए, मैं मेरिट पे कायम रहा। दूसरी खुशी ये है कि वकला की डिग्निटी किस चीज़ में है? वकला की डिग्निटी इस चीज़ में है कि उन्हें बाइज़्ज़त तौर पे काम करने का मौका मिले। उनको काम करने की बाइज़्ज़त एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना है ना, उसके लिए बैंक ऑफ पंजाब में यहाँ पे लेके आया। कंज्यूमर कोर्ट अल्लाह ताला के फजलो करम से मेरी रजीम यहाँ पे लेके आई। उसके बाद बैंकिंग कोर्ट का हमने अप्रूवल करवा दिया हुआ है अल्लाह के फजलो करम से, जो कि चंद दिन में बिल्डिंग बड़ी, जिस तरह ये घर में जिसमें हम बैठे हुए छोटे छोटे कमरे थे, उसके अंदर वो ये वाले आपके जो डिपार्टमेंट वाले हैं, ये क्या जिसका भी आप कंज्यूमर कोर्ट वाले कहते थे कि हम इस पर कोई पैसा नहीं लगा सकते, जो भी करना है आपने करना है। हमने उसको कोर्ट की शक्ल दी, ये दीवारें निकाल के, बीम डाल के दीवारें निकाली, उसके ऊपर जो भी पैसे लगे वो मैंने अपनी पॉकेट से लगाए, एंड आई मेड इट हैपन। अल्लाह ताला ने मेरी मदद दिया और हमने उसको किया, इसकी बड़ी खुशी हुई। फिर तो पिछले 10 साल से तो मैं भी जब भी प्री इलेक्शन डिबेट या मैनिफेस्टो सुनता हूँ उसमें यही होता था जी कंज्यूमर कोर्ट आ जाएगा, यहाँ पे बैंकिंग कोर्ट आ जाएगा, फलां काम हो जाएगा। तो मैंने समझे कि जो दिखाए जाने वाले ख्वाब थे ना, जो मुझे किसी ने कहा सब्ज़ बाग दिखाए, तो वो जो ऑलरेडी सब्ज़ बाग दिखाए गए थे ना, उनको मैंने इम्प्लीमेंट करवा दिया। इसके अलावा जो ख़वातीन हैं उन्होंने कहा जी कि हमें बड़ी प्रॉब्लम है, हमारे बच्चे छोटे हैं और हम उन्हें घर पे नहीं छोड़ सकती, उनके लिए डे केयर सेंटर बनाया। कुछ दोस्त आए, वो कहते हैं जी पानी के लिए हमारे मुंशियों को बड़ी दूर जाना पड़ता है, वो मैंने यहाँ पे अरेंज किया, ज़ाती तौर पे उसको अरेंज करके, वो बड़ा ज़बरदस्त किस्म का, 700 प्लस फीट के ऊपर मैंने वहाँ पे लगा दिया। क्यों? मतलब ये बार का काम है, बार के पास पैसे ही नहीं है। जिस दिन मैं आया था, वो कहते हैं 1 करोड़ रुपए का फंड ने परमानेंटली बार को लगवाया हुआ है। जिस कहाँ से? ये साइकिल स्टैंड से। और ये मैं आपको बताता हूँ, जिस दिन मैंने चार्ज लिया था उस दिन बार के अकाउंट में चार्ज उन्होंने दिया, मैं सैटरडे का दिन था, 1,65,000 रुपया था। सैटरडे था, मंडे को जब हम प्रॉपरली आए, गालबन 16 या 17 तारीख थी, जो भी थी, उस दिन सिर्फ 65,000 रुपया था। पता चला जी 1 लाख रुपया कुछ चाय पानी के पिछले बिल थे जो दे दिए गए। 65,000 रुपीज़ से मैंने काम स्टार्ट किया। अब तकरीबन इस दफ़ा जो साइकिल स्टैंड का ठेका हुआ वो सबसे ज़्यादा हुआ, पिछले साल 67 लाख का था गालबन, अब फिगर्स ऊपर नीचे हो सकते हैं, 67 था या 70 था, जो भी था। इस साल हमने जो ठेका दिया 82 लाख रुपए का दिया और सारे के सारे पैसे अप फ्रंट लिए। ठीक है। अब इसमें ये वाले पैसे आते हैं, इसमें हमारी तो जो सैलरीज, बिजली के बिल और जो बाकी चीज़ें 5 से 6 लाख रुपया तो वो होती हैं। जी। तो साल का तो तकरीबन ये उसके बराबर बैलेंस कर जाता है। ठीक है। इसके अलावा पिछले सालों में क्या होता था कि एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा होते थे, आने जाने वाले जो प्रेसिडेंट के ऑफिस में आए या जो कोई फंक्शन हुआ जो उसके ऊपर खाने लगे, इस साल वो भी सारे के सारे मैंने पे किए। बार का फंड इतना ही होता है कि 1 करोड़, 1.25 करोड़, 1.5 करोड़ रुपये, इससे ज़्यादा नहीं होता, वो भी कोई ग्रांट व्रांट मिल जाए तो। इसके अलावा हम जो फोत हो जाते हैं उनको 2 लाख रुपया देते हैं, साल में भी काफ़ी फोतगियाँ हुई, अल्लाह ताला उनकी सबकी मगफरत करे। इसके अलावा जो डिसेबल्ड वकला हैं, मैं मिसाल देता हूँ कि अगर 1 लाख 1.5 लाख भी महीने का बने तो साल का 12 लाख रुपये बन जाता है। तो मिला जुला के इनकम और एक्सपेंसेस बराबर हो जाते हैं। हाँ, एक बजट चलता आ रहा था बहुत पुराने ज़माने से, पीछे से, 1 करोड़ 1.5 करोड़ रुपए का बेनोवलेंट फंड में या किसी फंड में पड़ा हुआ था। वो चूँकि कह के गए, तो वो चूँकि उन्होंने कहा है तो मुझे भी बताना पड़ेगा। वो 1 करोड़ रुपये उन्होंने तड़वा के, ये जहाँ पे अब ये लॉन के साथ नहीं बिल्डिंग, तो वो बिल्डिंग बना के तो बार को बिल्कुल सिफर पे उन्होंने कर दिया भट्टी साहब ने।
मोहतरम भट्टी साहब ने 80-82 लाख या पता नहीं कितने की वो बिल्डिंग बनाई, गालबन 1 करोड़ की बनाई, और उसका बाहर में कोई हिसाब नहीं है। अब मैं आपको दूसरी बात बताता हूँ, आप हिसाब की बात पूछ रहे थे। अभी हमारे ही दौर में, पिछले दौर में स्टार्ट हुआ था, नवाज सलेरिया ब्लॉक बना है 5th फ्लोर, 5th फ्लोर बना है, खालिद कुरैशी साहब ने बनाया था। हमारे पूरे इसके अंदर जो है हिस्ट्री के अंदर डिस्ट्रिक्ट बार की, पीछे से लेकर नवाज सलेरिया ब्लॉक तक किसी भी चीज़ का एक पेपर, एक फाइल, एक रिकॉर्ड, एक भी कागज़ नहीं है किस कॉन्ट्रैक्ट के तहत बना, कितने का बना, कैसे बना, क्या हुआ, इंक्लूडिंग ये जो भट्टी साहब ने वो जो बिनावलेंट फ़ंड तोड़ के या जो भी फ़ंड तोड़ के उन्होंने बैंक अकाउंट से ये वाला जो सफ़ेद हाथी लोग इसको कहते हैं जो बना दिया हुआ है, जिसमें अब हमने इसको यूटिलाइज़ करने के लिए कभी कैंटीन डाल देते हैं, कभी कोई डालता है, जो भी सदर आता है, तो वो फ़ंड करके उन्होंने ज़ीरो पे कर दिया हमारा अकाउंट। वो तो कहते हैं कि यहाँ पे कैफेटेरिया नहीं था, वो बनाया, गेम्स के लिए बनाया, मतलब वुकला की फ्लावर बबूत के लिए बना। ये तो वही बता सकते हैं कि क्या चीज़ की ज़रूरत थी। और देखिए, जो प्रेसिडेंट होता है, मैं तो कहता हूँ मैं पहले दिन से खिदमत करने आया, खिदमत गुजार बन के आया, मेरिट करने आया, वुकला को डिग्निटी दिलाने आया। वो डिग्निटी का मैंने आपको पहले ही मकसद यही बताया कि पहले दिन में आया, मैं अभी आया भी नहीं था, तो मैंने देखा कि वुकला की जो डिग्निटी है वो इस चीज़ में है कि वो 5th फ्लोर पे जाएं, जो नवाज सलेरिया ब्लॉक बन रहा है, तो इज़्ज़त से और डिग्निटी से जाएं। उसके लिए मैंने उनको लिफ्ट ऑफर कर दी। यही चीज़ वो बार बार कहते हैं कि देव साहब कोई भी काम करते हैं पूरे पाकिस्तान को सुनाते हैं, तो ये खुदा का नाम है, ये छोड़ दें, अब लिफ्ट का नाम लेना। भट्टी साहब ने भी कुछ किया तो बताएं। अब सवाल करेंगे, कोई तो बताएंगे ना कि क्या किया, किस तरह किया, कैसे किया, क्या हुआ। तो देखिए, मैं तो बताऊंगा कि मैंने, अल्लाह ताला ने मुझे मौका दिया तो ये किया। क्योंकि पहले तो वकील यहाँ पे इंटरेस्टेड होते थे बहुत ज़्यादा इस इलेक्शन में, अब आम आवाम भी ये देखना चाहती है यार वुकला के इलेक्शन कैसे होते हैं, बड़े पैसे भी लगते हैं, खाने शाने भी खिलाए जाते हैं, तो यहाँ पे करप्शन कैसे हो गई। ये तो खुद लोगों की करप्शन उठाते हैं, पकड़ते हैं, इनको सजाएं दिलवाते हैं, तो ये खुद करप्शन करेंगे तो क्या पुरसाने हाल होगा माशरे का। तो इसमें जो करप्शन का इल्ज़ाम है मेन आप पर, वो है चैम्बर्स। उन्होंने कहा चैम्बर का इनको कोई भी क्रेडिट देना नहीं बनता, ये ज़मीन अलाट करवाई थी पुरानी रजीम ने, ऊपर चैम्बर्स वुकला के पैसों से बने। मैं आपको अपनी रजीम का पूरा किरदार बताता हूँ। मैंने तो ये कभी डिनाई नहीं किया कि देखिए, ये तो एक टीम वर्क होता है। ये एक ओहदा है सदर का, आज कोई इस पे है, कल नहीं है, कोई परसों नया बंदा आ जाएगा। ज़मीन डेफिनेटली पिछले 8-10 साल से ट्राई हो रही थी, ज़मीन मिल गई। अब उसमें यह है कि यहाँ पे एक बना है नवाज सलेरिया ब्लॉक, मैंने अभी पहले भी उसका जिक्र किया है। वो एक छोटा सा ब्लॉक है और ऑलरेडी ना उसकी फाउंडेशन रिक्वायर्ड थी 5th फ्लोर के ऊपर वो बना आके। अब वो बना तकरीबन मेरा ख्याल है 1.5 साल में, 1.5 साल में बना वो। मेरा ख्याल है 30-40 ऑफिस होंगे मैक्सिमम। ये हमने बनाया 7 फुट ज़मीन खोद के, ठीक है, पूरी फाउंडेशन के साथ। हमारी तो ख्वाहिश थी बेसमेंट बनाई जाए, लेकिन हाई कोर्ट की तरफ से सिक्योरिटी रीजंस की वजह से प्रॉब्लम हुई और हम बेसमेंट नहीं बना सके। हमने ये बनाया है, हमारा ये स्टार्ट हुआ था 3 जून को, अब 2 जून को अप्रूवल आया था, 3 जून को हमने स्टार्ट किया था। उसके बाद बारिशें आ गई, हमारा काम बहुत स्लो हुआ। सितंबर के 2nd वीक में हमारा पहला लेंटर डला था और आज अब देख लें कि इट्स ऑलमोस्ट फिनिश्ड। अब हम परसों नहीं, कल हम लोगों को चाबियाँ भी हैंड ओवर करने जा रहे हैं ग्राउंड फ्लोर की। हमारा ग्राउंड 1st और 2nd बिल्कुल कंप्लीट हो गया। इसके अलावा इस प्रोजेक्ट को इतना को कंट्रोवर्सल किया गया कि इस प्रोजेक्ट की बेस के ऊपर ही सारा कुछ किया जा रहा है। इस प्रोजेक्ट को स्टॉप करने के लिए जो भी आपने पहले जिक्र किया, बेताशा एप्लीकेशंस दी गई। जी, जिन लोगों को चैम्बर्स अलॉट किए गए उनसे उनका हक छीनने की कोशिश की गई। ओपन हॉल में बैलेटिंग हुई, इसके बावजूद उनसे उनका हक छीनने की कोशिश की। बैलेटिंग के चेयरमैन तो आपके अपने थे, राना फैसल साहब, वो भी आपको छोड़ गए। राना फैसल साहब, मैंने वो पहले जिक्र कर दिया है कि क्यों, कौन और क्यों और किस तरह छोड़ के। नहीं, आपने इल्ज़ाम लगाया कि सारे अपने मफादात की जंग लड़ रहे थे। जी बिल्कुल। उनको उनके मफादात नहीं दिए गए, इसलिए आपको छोड़ के चले गए। लेकिन वो इल्ज़ाम लगाते हैं कि यहाँ पे बेईमानी हुई है चैम्बर्स की अलॉटमेंट में, बैलेटिंग में। मैं क्या किसी की बात का जवाब दे सकता हूँ जब जो चीज़ सबके सामने हुई है, पूरे ओपन हॉल में हुई है, पूरी बार उससे सेटिस्फाइड है। 450 बंदा चैम्बर लेके बैठा हुआ है जो इंतहाई मुतमईन है और इंतहाई सेटिस्फाइड है। तो अब एक बंदा कहेगा बेईमानी हुई और 450 कहे नहीं बेईमानी हुई। तो इन्हीं चैम्बर्स की अगर बात कर ली जाए तो इसकी बिड आपने दी, यहाँ पे कोई टेंडर पास हुआ इसका? जी। चूँकि उन्होंने एक वकील साहब का नाम लिया, मियाँ, अब मुझे गालबन ज़ुबानी याद नहीं आ रहा, कि वो भी बिल्डर हैं, वो सिटी हाउसिंग में और मुख्तलिफ सोसाइटीज़ में बिल्डिंग्स वगैरह बड़े पैमाने पर काम करते हैं। उन्होंने आपको ऑफ़र ये दी, आपने उनसे ड्राइंग्स भी बनवाई, सारा उनसे डिटेल भी डिस्कस करते रहे। जब उन्होंने कहा कि यार मुझे आप ठेका दें, मैं
पूरी बिड आप दें लोगों को, जब आपको फाइनल कॉस्ट मिल जाए कि इससे कम कॉस्ट मिल ही नहीं सकती, उससे 1 करोड़ रुपया कम पे मैं आपको ये चैम्बर तमदीद करके दूंगा, ऐसा कोई मामला हुआ? बड़ा अच्छा सवाल किया आपने और मेहरबानी आपने याद भी दिला दी है। हमने जी जो पूरी दुनिया में एक तरीकाकार होता है अखबार में इश्तिहार देना, यस हमने अखबार में इश्तिहार दिया था 4 नेशनल न्यूज़पेपर में इश्तिहार दिया। अभी मैं कॉपी आपको दे देता हूँ, उसकी पूरी फाइल बनी हुई है। एक महीने मार्च के महीने में 4, भट्टी साहब ने कहा नहीं था दिया, नहीं 4 न्यूज़पेपर में दिया। वो अखबार में इश्तिहार देने के बाद मार्च में जब ये इश्तिहार दिया तो हमें जो बिड्स रिसीव हुई, अब बहुत से दोस्तों कहते हैं कि आपको कैसे पता था 52 चैम्बर्स बन रहे हैं पहले दिन? वो फरवरी में ही हमें नक्शा मिल गया था, जिसको प्रोविजनल ड्राइंग कहती है ना, यहाँ पे लोगों को पता नहीं है। हाई कोर्ट ने, गुजरांवाला डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट का, उसको इंस्ट्रक्ट कर दिया था, उन्होंने हमें फौरी तौर पे नक्शा एक दे दिया था कि ये आपके 52 चैम्बर्स बन रहे हैं यहाँ पे, ईच मतलब फ्लोर 40 मरले में 52 चैम्बर ईच फ्लोर बन रहे हैं। उन्होंने कहा था जी एलिवेशन का इशू है, हाई कोर्ट को, चीफ साहब को, अंदर यही है चैम्बर्स आपके 52 ही है। उसी बेस के ऊपर हमने वो अखबार में इश्तिहार, हमें फरवरी में वो मिल गया था, मार्च में हमने इश्तिहार दे दिया था, और मार्च के बाद जब बिड्स रिसीव हुई थी तो हमने तमाम दोस्तों को वो वाला नक्शा जो प्रोविजनल ड्राइंग थी वो सबको फॉरवर्ड कर दी थी। बिड्स कैसे रिसीव होती हैं, अब किसी को ये भी प्रोसीजर नहीं पता। वो रब्ता करते हैं, रब्ता करने के बाद उन्हें सारी ड्राइंग्स दी जाती हैं, स्टील ड्राइंग्स, ये वो फिर अपनी असेसमेंट करते हैं उन ड्राइंग्स की बेस पे। तो ड्राइंग्स हमें रिसीव हो चुकी थी, स्टील ड्राइंग, इलेक्ट्रिकल ड्राइंग्स, ये सब की सब ड्राइंग्स थी हमारे पास। हमने उनको दे दी जो बिडर थे, जिन्होंने हमें बिड्स दी। जी उन्होंने उसकी बेस पे अपनी कोटेशंस दी। कोटेशंस हमने लॉक करके अपने पास रख ली। हमने एग्जेक्टिव के इजलास में 1 जून या 2 जून जो भी वर्किंग डे होगा, हमने एग्जेक्टिव के इजलास में वो बिड्स ओपन की, उसको दिया। अच्छा, बिड की जो अखबार में हमने इश्तिहार दिया था, ये जो राइट है वो जो बिड देने वाला है वो अपने पास रखता है कि ये बिड मैं किसी भी वक्त कैंसिल कर सकता हूँ। उसकी रीज़न ये है कि आप भी सेम अमाउंट की बिड दे रहे हैं, ये मुमकिन है जो सामने बैठे बना रहे हैं फिल्म ये कम दे रहे हो बिड, ठीक है, लेकिन हमें और भी बहुत सी चीज़ें करनी थी कि आपकी क्वालिटी क्या है, आपका ट्रस्ट लेवल बार पे कितना है, बार पे आपका ट्रस्ट लेवल कितना है, और इसके अलावा आप कितने टाइम में बना सकते हैं, क्योंकि उस वक्त मटेरियल की प्राइसेस बड़ी ऊपर जा रही थी। जी तो ये सारी चीज़ें कंसिडर करनी होती हैं। लेकिन लकीली सबसे कम बिड उन्हीं की आई जिन पे बार का भी ट्रस्ट था, और पूरी डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन सियालकोट वही बना चुके हुए हैं। इकबाल साहब हैं, ठेकेदार हैं, और वो जितनी भी ये बिल्डिंग्स बनी हैं बार में उन्होंने बनाई हैं। इनसे जितने साबका सदूर हैं, जिसके ज़माने में बनी, उन्होंने इन्हीं से ही ये बिल्डिंग्स बनवाई। तो लकीली उन्हीं की बिड कम आ गई, और हमने उनको जो है वो इस तरह एक लीगल प्रोसीजर के ज़रिए अखबार का इश्तिहार, उनको नक्शे दिए, फिर बिड रिसीव हुई, फिर बिड को हमने एग्जेक्टिव के इजलास में डिस्कस किया ड्यू टू रिस्ट्रिक्शन फ्रॉम पंजाब बार काउंसिल कि हम खोल नहीं सकते थे। उसके बाद हमने उनको जो है वो ठेका अलॉट कर दिया। ठीक है, मैं ओपन चैलेंज करता हूँ कि बिल्डिंग के किसी भी हिस्से से आप 2, 4, 5 फुट का जितना भी पीस निकालना है निकलवा के ले जाके उसकी PSI टेस्ट करवा लें, उसमें आपको मटेरियल की मिक्सिंग टेस्टिंग रिपोर्ट में आ जाएगी। हमने भी करवाई हुई। यहाँ के लीडर ने ये भी फरमाया कि बहरिया टाउन लाहौर का भी रेट 4000 रुपये अगर लगाया जाए ना, 4000 रुपये फुट, यहाँ पे तो इतना ज़्यादा नहीं है, तो 4000 रुपये फीट भी लगाएं तो 43,000 शायद वो उन्होंने हिसाब करके भी बताया मुझे। वो भी खैर उनका वो भी 16-17 करोड़ बनता है, बाकी के पैसे क्यों नहीं वापस किए गए? वो भी उनका हिसाब ठीक नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अब देखें इसके अंदर 2 लिफ्ट्स लगी हैं, बड़ी वाली लिफ्ट्स लगी हैं। मैं बल्कि ऐड करता चलूँ, जो मैंने पहले लिफ्ट लगवाई थी वो लिफ्ट 30 लाख की थी, और मुझे उसका ना वो पूरा वो जो होता है वो उसका फ्रेम बनाना पड़ा, क्योंकि पहले मुझे कहा गया था कि हम फ्रेम आपको जिसमें वो चलती है वेल, लिफ्ट वेल हम आपको बना के देंगे, आपने सिर्फ अंदर लिफ्ट होगी। वो बाद में वेल भी नहीं बना, ये नवाज शहरी ब्लॉक में जो लगाई, वो 30 लाख की 32 लाख की लिफ्ट आई, 11-12 लाख का वो वेल बना, 42 लाख की लिफ्ट। अब हमने लिफ्ट्स की कोटेशन ली, अब उसमें लिफ्ट्स भी 2 बड़ी लिफ्ट्स लगी हैं, स्टेयरकेस एरिया भी है, उसके अंदर कॉमन एरिया भी है, टॉप फ्लोर पे टैंकी भी है, फिर 4 दीवारी भी होती है। तो ये बहुत सारी चीज़ें उसके अंदर से एक्सक्लूडेड भी होती हैं। ट्रांसफार्मर लग रहे हैं, अभी हमें 52 लाख रुपए की तो ट्रांसफार्मर की वापडा वालों की वो आई हुई पड़ी हुई है। तो वो आप ऐसे नहीं कंपेयर कर सकते कि ये पैसे इसमें वो, क्योंकि उसमें बहुत सारी और भी चीज़ें शामिल होती हैं, जैसे अभी वो सेवरेज का पाइप डालना है वहाँ से लेके वहाँ तक मेन तक, ठीक है, तो इस तरह की काफ़ी बाहर टफ टाइल लगनी है, ठीक है, तो वो उस तरह ये सारी चीज़ें इसके अंदर वो होती हैं जो कि वो, और वो ग्रे स्ट्रक्चर की बात करते हैं, हमने वहाँ पे ग्रेनाइट लगा के दिया है बहुत सारे पार्ट्स में, और अच्छी वाली टाइल्स लगा के दी हैं। ठीक है, मतलब ये कंप्लीट आपने अभी रिटर्न कुछ भी नहीं होना? नहीं, वो तो नहीं, वो ऐसे नहीं है, वो मैंने पूरा हिसाब वो तो 2 लोगों ने, दोस्तों ने वो पूरी वीडियो देख ली है, सेक्रेटरी साहब ने पूरी डिटेल से एक्सप्लेन कर दिए कितने लोगों के पैसे आए, हमने नेक्स्ट डे सब लोगों को वापस कर दिए, वैसे कर दिया। अगर 13-14 दिन हमारे पास 7-8 करोड़ रुपया रहा तो उसकी रीज़न भी थी रमज़ान की छुट्टी, ईद की छुट्टियाँ,
रमज़ान की टाइमिंग और अकाउंट का ब्लॉकअप होना, और 8 करोड़ रुपए में अगर आप समझते हैं कि डॉलर ख़रीद के दोबारा बेचे जा सकते हैं, तो FIA ने क्यों नहीं पकड़ा, मुझे ये भी नहीं अंदाज़ा अगर ऐसे पॉसिबल है तो। आप सदर बार को कैसे FIA हाथ डालेगी? लेकिन आप समझते हैं कि एक तरफ मुझ पर ये इल्ज़ाम है कि 8 करोड़ रुपए मैंने इलेक्शन पे लगा दिया, और दूसरी तरफ ये इल्ज़ाम है कि मैंने 8 करोड़ के डॉलर, अगर मुझे इतना ही शौक हो उठा 8 करोड़ से। 8 करोड़ नहीं, 31 करोड़ रुपए के। 31 करोड़ कहाँ से आ गए भाई? बैंक में पैसे जमा है, मैं अभी रिपोर्ट आपको दे देते हैं, ये लड़का खड़ा हुआ है ना, मैंने तो आपको पूरी तफसील से बता दी है कि 22 करोड़ रुपए तो बैंक में जमा है। एक सवाल सॉरी रह गया, वो जजों पे आप काम नहीं करते? वो कहते हैं कि जज तो वुकला के लिए ऐसे हैं जैसे खुदा हैं, तो भट्टी साहब तो ऐसे थे जैसे वो कहते थे मैं इजाजत ही नहीं था देता जजों को, तो आप क्यों जजों पे काम नहीं करते? आपको फैसला तक नहीं पढ़ना आता, आप किस तरह प्रैक्टिस करते हैं? आप मैंने जजों पे काम नहीं किया, लेकिन क्या काम नहीं किया मैं आपको बताता हूँ। मैंने जजों को अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं किया, मैंने जजों से कोई हाउसिंग सोसाइटी मंजूर नहीं करवाई, ना मुझे कोई ज़रूरत थी। मैंने जजों से कह के नाजायज़ कब्ज़े नहीं करवाए, मैंने जजों को अपना कोई वकालतनामा नहीं दिया इस पूरे टेन्योर के दरमियान, सिवाय वो 8-10 वकालतनामे जो मैंने जेल से केसेस ला के दिए हैं, जो मुझे केसेस पूरे करने थे दोबारा कैंडिडेट बनने के लिए। मैंने किसी किस्म का जजों को नाजायज़ इन्फ्लुएंस नहीं किया, आई लेट देम वर्क। किसी प्रैक्टिसिंग लॉयर का प्रेसिडेंट बन के मैंने हक़ नहीं छीना कि मैं वकालतनामा दूं। वकालतनामे पे वकालतनामा तो देने बड़ी दूर की बात है कि मैं वकालतनामा भी दे के किसी का हक़ करूँ। इस तरह मैंने जजों को इन्फ्लुएंस नहीं किया। बाकी तो अल्लाह का शुक्र है कि हर चीज़ अंडर कंट्रोल है। वो इल्ज़ाम लगाने वालों को क्या होता है, वो बेबुनियाद बेसर की डॉलर लगा दो किसी पे कोई करैक्टर का इल्ज़ाम लगा दो, किसी पे कोई भी इल्ज़ाम लगा दो, इसी तरह जुडिशरी का भी इल्ज़ाम लगा दो, उसका क्या मसला है? बार में अब तीसरे कैंडिडेट भी हैं जो पहले आपके साथ थे, सरफराज गुमन साहब, वो क्यों आपके मुखालिफ हो गए? इसी वजह से? नहीं, ये जो पहले आपने बताया नहीं, उनका इस तरह का कोई ताल्लुक नहीं है। देखिए, ये हर एक का जमहूरी हक है, जिसका दिल करे वो इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर सकता है, वो अपने जमहूरी राइट के तहत इलेक्शन निकल रहे हैं। ठीक है, मेरा उनके साथ उनकी पोजीशन को कैसा देख रहे हैं आप? नहीं, मैं किसी पे कोई कमेंट नहीं करूँगा, वो मेरे मतलब मुकाबिल कैंडिडेट है, मैं किसी की पोजीशन पे कोई कमेंट नहीं करूँगा। सारे अपनी अपनी मेहनत कर रहे हैं, डिसीजन बार ने करना है, बार इज़ दी बेटर जज। लास्ट टाइम तो वैसे आपको ख्वाजा आसिफ ने सुना है जितवा दिया था, तो इस दफ़ा क्या ख्वाजा आसिफ साहब का फ़ोन करवाएंगे दोबारा? ना मैंने लास्ट ईयर फ़ोन करवाया था, ख्वाजा साहब भी सुन रहे हैं इस बात को, ना मैंने लास्ट ईयर ख्वाजा साहब को कहा था। ख्वाजा साहब की अपनी मेहरबानी है और अपनी मोहब्बत है कि उन्होंने कुछ दोस्तों को कह दिया, तो वो तो अगर उस तरह देखूँ तो PTI के बहुत से दोस्तों ने मेरी भरपूर मुखालफत भी की। इस दफ़ा दोबारा ILF ने तो ऐलान कर दिया है उधर शायद दूसरी तरफ सरफराज गुमन साहब को सपोर्ट करने का, तो ये क्या सियासत भी एंटर हो गई है? होनी तो नहीं चाहिए, वैसे होनी तो नहीं चाहिए, क्योंकि मेरा अगर ख्वाजा साहब ने किसी को कहा भी तो वो अपनी पर्सनल कैपेसिटी में कहा, मैं उनका इस बात पे शुक्रगुजार भी हूँ। और भी बहुत से दोस्तों ने कहा, वो अपने अपने करीबी दोस्तों को ही कहना होता है ना, वो जो पॉलिटिशियंस हैं वो ऐसा इन्फ्लुएंस नहीं करते वकला को। हम जो वकला बरादरी है, हम वकला बरादरी ही हैं, वी डोंट गेट इन्फ्लुएंस्ड बाय एनी पॉलिटिशियन। पर्सनल रिलेशंस की बेस पे अगर कोई किसी को कह ले, चाहे वो ख्वाजा आसिफ साहब हों, चाहे कोई किसी और पार्टी के सरबराह हों, पर्सनल कैपेसिटी में कह लें, मैं तो इस चीज़ को नहीं पसंद करता कि कोई किसी को अनाउंस करे, कोई ग्रुप या कोई जमात किसी को इस तरह अनाउंस करे। कचहरी की सियासत से निकल के क्या आप शहर की सियासत में भी आने का सोच रहे हैं? कोई ऐसा है मामला? देखिए, सोच पे तो कोई पाबंदी नहीं है, ठीक है, बल्कि इंसान खुद भी अपनी सोच पे पाबंदी नहीं लगा सकता। ठीक है, जैसे मैंने कहा कि ये एक आपने वो जो हमारे तीसरे कैंडिडेट हैं उनका नाम लिया, तो मैंने आपको क्लियरली बताया कि उन्होंने ना कोई, उनका भी राइट है, तो खिदमत करनी है अगर मौका मिले तो, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। ज़बरदस्त। लास्ट टाइम हमने बड़ी सियासी बातें की, लास्ट में हमें इनके हवाले से बता दें, वकला को कोई, मतलब मैंने भट्टी साहब से ये सवाल किया कि भट्टी साहब आप दुबई का ऐलान कर दें वकला की ट्रिप के लिए। आसम साहब लेके गए थे ये हुंजा लेके गए थे, आप दुबई का ऐलान कर दें, उन्होंने ऐलान नहीं था किया, आप कोई ऐसा ऐलान करेंगे? सर, मैंने ऐलान पिछले साल भी नहीं किए थे। ठीक है, मैंने सिर्फ काम किए थे। ठीक है, ऐलान मैंने इस साल भी कोई नहीं करने, दुबई का भी अल्लाह ताला ने नहीं कोई ऐलान नहीं करने। देखिए, हमारे जो वकला है ना, वो इस किसी भी चीज़ पे वोट नहीं देते जी कि कोई उनको दुबई लेके जा रहा है, कोई उनको हुंजा लेके जा रहा है। वो सिर्फ एक चीज़ पे वोट देते हैं कि उनकी जो रिस्पेक्ट है वो कंप्रोमाइज़ ना की जाए। ठीक है, बीइंग ए प्रेसिडेंट या बीइंग ए बार मेंबर, अगर आप उनकी कोई खिदमत करना चाहो तो वो एक डिफरेंट चीज़ है, लेकिन अगर आप इस नज़रिए से करो जी कि मैं आपको ये इंसेंटिव दिलवा दूंगा, ये कर दूंगा, तो वो मेरा ख्याल है कि वो भट्टी साहब वाली बात जो है वो फिर मैं दोबारा नहीं करना चाहता।
बहुत शुक्रिया आपके टाइम का, बड़ा मज़ा आया आपसे बात गुफ्तगू करने का। हमने की कि जितने भी सवालात थे, जितने भी इल्ज़ामात थे, उनके जवाबात आपकी खासी खिदमत किए जाएँ। तो आसिम साहब ने भी बड़े ज़र्फ़ का मुज़ाहरा करते हुए सारे सवालात के जवाबात दिए। तो फ़िलहाल अभी तो ये 14 जनवरी का सूरज ही देखें किसकी फतह का सूरज होगा। तो फिलहाल इस स्टोरी से अपने भाई नदीम गौरी को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और हमें दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह।